Good morning, students. Welcome in Urmila UPG College. Today we discuss about power supply, rectifier, working of rectifier, types of rectifier, half wave rectifier and full wave rectifier. In previous classes also we discussed PN junction diode, forward bias, reverse bias, breakdown junction. Also we discussed Zener diode are used as a voltage regulator and diode are used as a rectifier. तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बता दिया था पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वह रेक्टिफायर की भांति यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम आपको पावर सप्लाई बताएंगे। पावर सप्लाई क्या होता है कि अर्थात कि पावर सप्लाई द सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूस डीसी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वह पार्ट जो डीसी प्रोवाइड करता है पावर सप्लाई कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर जनरली ऑपरेटेड डीसी। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जैसे आपका हो गया मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब आपके डीसी से ऑपरेट होते हैं। अब बात आती है एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। इसको हम आपको बता देते हैं, ग्राफ के थ्रू बता देते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होता रहे, ये आपका एसी कंपोनेंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि इसका डायरेक्शन आपका चेंज भी हो रहा है। ये आपका डीसी करंट है, ये आपका डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा। आगे रेक्टिफायर के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पावर सप्लाई होता क्या है। कि द सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूस द डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड द पावर सप्लाई, अर्थात वह डिवाइस जो डीसी सप्लाई करता है पावर सप्लाई कहलाता है। इसका हम एक ब्लॉक डायग्राम आपको बताते हैं कि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू किस प्रकार से यह डीसी को प्रोवाइड करता है। पहले नोट कर लीजिए, द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस डीसी voltage are called पावर सप्लाई, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वह पार्ट जो डीसी वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है पावर सप्लाई कहलाता है। अब इसका एक पार्ट देख लीजिए, ब्लॉक डायग्राम। इसको आप नोट भी कर लीजिए, कॉपी में बना भी लीजिए। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर, वोल्टेज डिवाइडर, regulated
डीसी। ये आपका एसी, अर्थात इतने कंपोनेंट होते हैं। फिर यहाँ से यह अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, जो कि लास्ट में आपको मिल रहा है रेगुलेटेड डीसी। यह होल कंपोनेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी आपने देखा रेगुलेटेड, और वहाँ पे लास्ट में आपको लिखा है रेगुलेटेड डीसी, अर्थात पावर सप्लाई दो प्रकार के होते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे आपका ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे आपका सर्किट डायग्राम है। जो भी कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं वही कंपोनेंट आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। अब जैसे कि कई आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपने देखे होंगे, जैसे कि मोबाइल का चार्जर। मोबाइल का चार्जर, जैसे मोबाइल का चार्जर है, इसमें आपको लिखा हुआ है इनपुट जो है 100 वोल्टेज से 240 वोल्टेज, ये आपका इनपुट है। यह टोटल पावर सप्लाई पे वर्क करता है। इसके अंतर्गत जो आपका ए रहा, ये आपका एसी इनपुट रहेगा। जब इसको आप ओपन करेंगे, नॉर्मली इसको तो हम ओपन नहीं कर सकते, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा, इसमें ट्रांसफार्मर मिलेगा। ट्रांसफार्मर के बाद आप देखेंगे आपको रेक्टिफायर मिलेगा। रेक्टिफायर, क्योंकि डायोड आर यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर के भांति यूज किया जाता है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इस सर्किट में आप देखेंगे तो वहाँ पे रेक्टिफायर लिखा नहीं होगा, वहाँ पे D1 D2 डायोड आपको लिखा होगा, डायोड का सिंबल बना होगा, ठीक है। तो क्योंकि डायोड आर यूज एज ए रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का काम क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट हम जस्ट अभी डिस्कस करेंगे बहुत ही एक्सप्लेन से, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे D1 D2 लिखा होगा या फिर डायोड का सिंबल बना होगा। जिसके पास पुराना चार्जर हो वो उसको ओपन करके देख सकते हैं कि आपको इस पॉइंट पे आपका एसी है, इसके बाद जस्ट इसी से अटैच आपका ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर के बाद अटैच रेक्टिफायर होगा। रेक्टिफायर करता क्या है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपको फिल्टर मिलेगा, वहाँ फिल्टर लिखा नहीं होगा तो वहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा, इंडक्टेंस लगे होंगे, क्योंकि ये आपको फिल्टर का यूज करता है। उसके बाद आप आते हैं फिल्टर काम क्या होता है। फिल्टर के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि फिल्टर का काम होता है कि जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो एसी का कुछ भाग भी डीसी में चला जाता है। तो फिल्टर करता क्या है कि केवल डीसी को आगे सप्लाई करता है, एसी को वहीं रोक देता है, फिल्टर का काम होता है। जैसे कि नॉर्मली आप चाय बनाते हैं तो वहाँ देखते ही हैं कि चाय पकने के बाद आप फिल्टर का यूज करते हैं, चाय नीचे चला जाता है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। ठीक उसी तरीके से जब एसी डीसी कंपोनेंट दोनों साथ में रहते हैं तो फिल्टर काम होता है कि और डीसी को आगे सप्लाई करता है, एसी को वहीं पे रोक देता है। उसके बाद आता है रेगुलेटर। अब यहाँ पे रेगुलेटर लिखा नहीं होगा, वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वह वहाँ पे जेनर डायोड का सिंबल बना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जेनर डायोड आर यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर होगा, फिर आगे रेगुलेटेड डीसी आपको मिलेगा जो कि आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, मोबाइल में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, सप्लाई आगे देता है। रेक्टिफायर क्या होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिल्टर जो होता है रिपल को रिमूव करता है। रेगुलेटर जो होता है वह धारा को, करंट को कंट्रोल करता है। और आगे आपका हो गया रेगुलेटर डीसी। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि पावर सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम एसी इनपुट दिए, ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे दो डायोड लगा हुआ है D1 और D2। हम देख सकते हैं
कि इस सर्किट डायग्राम में जो आपका रेक्टिफायर लगा हुआ है वह फुल वेव रेक्टिफायर है, यह D1 D2 यह फुल वेव रेक्टिफायर है। उसके बाद रेक्टिफायर का काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट आर कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। दिस डिवाइस आर कॉल्ड या दिस सर्किट आर कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होती है, जबकि रेक्टिफायर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट आर कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। दिस सर्किट आर कॉल्ड रेक्टिफायर। अर्थात अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वह रेक्टिफिकेशन कहलाती है, और इस प्रकार के डिवाइस को, इस प्रकार के सर्किट को रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे D1 D2 जो है वह आर यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, यह फुल वेव रेक्टिफायर है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, जब हम आगे चलेंगे तो यह आपका बना हुआ पाई सेक्शन फिल्टर। फिल्टर का काम ही होता है रिपेल को रिमूव करना। रिपेल क्या होता है, रिपेल होता है जब हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं तो AC को DC में कन्वर्ट करता है और उसमें AC का कुछ कंपोनेंट चला जाता है। तो यह पाई सेक्शन फिल्टर जो है वह AC को रिमूव करता है, केवल DC आगे सप्लाई करता है। एक कंपोनेंट जो लगे हुए हैं आपके रेगुलेटर हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, अर्थात हमने आपको बताया था जेनर डायोड आर यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो यह उसके बाद ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, DC रेगुलेटेड। अब बात आती है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है। पावर सप्लाई दो प्रकार के होते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। सिंपली हम जान लेते हैं कि बहुत ही आसानी से हम आपको यही समझा देते हैं कि रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसका मतलब जो आप पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, ये आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, तो जिसमें वह पावर सप्लाई जिसमें रेगुलेटर का यूज किया गया है उसके थ्रू जो आपको आउटपुट मिलता है वह क्या होता है, वह रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, अर्थात प्योर DC होता है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई अर्थात वह पावर सप्लाई जिसमें रेगुलेटर का यूज नहीं किया गया है वह क्या होता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है। सिंपली आप समझ गए होंगे कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई मीन्स कि जिसमें रेगुलेटेड रेक्टिफायर और फिल्टर के अलावा अगर रेगुलेटर का यूज किया गया है तो वह रेगुलेटेड पावर सप्लाई होगा, और जिसमें रेक्टिफायर और फिल्टर के अलावा रेगुलेटर का यूज नहीं किया गया है वह अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होगा। इसके बाद यह आपका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम के बारे में भी हमने आपको अच्छे से बता दिया कि आपका AC इनपुट वोल्टेज है, ये आपका रेक्टिफायर है, ट्रांसफार्मर है। रेक्टिफायर काम AC को DC में कन्वर्ट करना होता है। ये आपका पाई सेक्शन फिल्टर है। पाई सेक्शन फिल्टर जो होता है, यहाँ पे फिल्टर तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे यल सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर, चोक फिल्टर, शंट फिल्टर। फिल्टर का काम जो होता है रिपेल को रिमूव करना होता है। रिपेल क्या होता है कि AC और DC कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है उसी को हम रिपेल बोलते हैं। रिपेल का रिमूव करना फिल्टर का काम होता है। उसके बाद रेगुलेटर लगा हुआ है, जेनर डायोड आर यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेनर डायोड का यूज किया गया है। जेनर डायोड जो होता है वोल्टेज रेगुलेटर के बाद यूज किया जाता है। उसके बाद आपको मिल गया प्योर DC अर्थात रेगुलेटेड DC। इसको आप ब्लॉक डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्किट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत भागते हैं।
जबकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ईजी है। आप उसको अच्छे से समझें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएं, सिखाएं, क्योंकि लर्न करना और सीखना अलग अलग होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप एक मोबाइल चार्जर ले लीजिए, वहाँ पे सारे कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने जो बताया है, आपको सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। वहाँ पे ट्रांसफार्मर मिलेगा, वहाँ पे रेक्टिफायर मिलेगा, वहाँ पे फिल्टर सर्किट मिलेगा, रेगुलेटर मिलेगा, डिवाइडर मिलेगा, फिर आपको लास्ट में क्या मिलता है, रेगुलेटर डीसी मिलता है। ये आपका सर्किट डायग्राम है। वहाँ पे उसमें आईसी भी मिलते हैं। अब आईसी क्या होता है, आईसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आईसी क्या होता है। आईसी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाकर, आईसी लगा करके क्या करते हैं कि वह रेगुलेटर काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। आईसी क्या होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो जिसमें एक्टिव पैसिव कंपोनेंट मिले हो, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें एक्टिव पैसिव कंपोनेंट मिले होते हैं, आईसी कहलाता है। अब एक्टिव पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जिसमें डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ट्रांजिस्टर सब जुड़े हो, वह क्या कहलाता है, आईसी कहलाता है। आईसी के भी पार्ट होते हैं, कई भागों में उसको डिवाइड किया गया है। एक तो उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर, दूसरा उसके वर्किंग के आधार पर। कंस्ट्रक्शन के आधार पर 3 होते हैं, मोनोलिथिक होता है, फिल्म होता है, हाइब्रिड होता है। और उसके यूजर्स के आधार पर 2 होते हैं, एनालॉग आईसी और डिजिटल आईसी। हाई फाई इक्विपमेंट में एनालॉग आईसी का यूज किया जाता है और बाकी डिजिटल आईसी का यूज किया है। तो आईसी के बारे में हम डिटेल से आपको आगे बताएंगे कि आईसी वर्क कैसे करता है, कितने प्रकार के आईसी होते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपली जान लीजिए, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें एक्टिव पैसिव कंपोनेंट जुड़े होते हैं। एक्टिव पैसिव कंपोनेंट मतलब इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं, आईसी कहलाता है। और यहाँ पे इसको ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। रेगुलेटेड पावर सप्लाई मीन्स जिसमें रेगुलेटर लगा होता है, उसके थ्रू जो आपको डीसी मिलता है वह रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है। जिसमें रेक्टिफायर और फिल्टर के अलावा रेगुलेटर नहीं लगा होता है, वह अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है। एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। तब हम आपको बताते हैं कि इसके बाद, इस पावर सप्लाई के बाद हमको किसकी आवश्यकता पड़ी। कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो कि प्योर डीसी देते हैं, कांस्टेंट डीसी देते हैं। कुछ ऐसे डिवाइस का नाम बताते हैं आपको, उसका एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, उसका यूज क्या होता है, उस पावर सप्लाई के बारे में बताते हैं। फिर हम डिटेल से आपको बताते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसके पहले हमने अभी आपको बताया कि स्विच मोड पावर सप्लाई नहीं, इसके पहले हमने आपको बताया कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होता है कि जो डीसी सप्लाई देता है, ऐसा कंपोनेंट जो डीसी सप्लाई देता है वह पावर सप्लाई होता है। उसमें हमने ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम भी बताया, रेगुलेटर एंड अनरेगुलेटर पावर सप्लाई के बारे में बताया। तो उसके बाद कि जब इलेक्ट्रॉनिक समय बीतता गया, उसके बाद जब हमें आवश्यकता पड़ा कि स्पेस व्हीकल्स के लिए सप्लाई, डिजिटल सर्किट, उसके बाद इन यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ द एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में कई खोज हुई, उसके बाद जब डीसी की आवश्यकता हुई, तो उसके बाद यहाँ पे नीड ए स्मॉलर साइज एंड लाइटर वेट डीसी पावर सप्लाई।
फॉर यूज इन इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल सर्किट एंड स्पेस व्हीकल्स। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स में कई आगे खोज हुई, वहाँ पे डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ी, तो वहाँ पे हमें ये आवश्यकता पड़ी कि जिसकी साइज क्या हो, छोटी हो और वेट क्या हो, कम हो। किसमें? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के बारे में हमने अभी आपको होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, डिजिटल सर्किट, स्पेस व्हीकल्स मतलब अंतरिक्ष यान। तो यहाँ पे हमें लाइटर वेट, स्मॉलर साइज पावर सप्लाई की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले सच ए पावर सप्लाई वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय नासा। तो इस प्रकार के पावर सप्लाई का सबसे पहले खोज किया नासा ने, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका अर्थ हिंदी होता है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इस प्रकार के पावर सप्लाई को हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इट इज कॉल्ड SMPS, अर्थात स्विच, इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इस प्रकार के पावर सप्लाई को हम स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। इस डिवाइस की खोज सबसे पहले नासा ने किया, डेवलप किया, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। और अब हम देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। ए स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई। एक स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है चॉपर प्रिंसिपल पर काम करता है, और यह लाइक एज डीसी चॉपर, और इसका काम होता है रैपिडली ऑन ऑफ, या कह सकते हैं एज ए स्विच भी यूज किया जाता है, एज ए स्विच। और मेनली यह लीनियर पावर सप्लाई की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम वेट का होता है, और यह कांस्टेंट डीसी सप्लाई को प्रोवाइड करता है, और यह ट्रांसफार्मर लेस होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है बहुत ही अधिक होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई में क्या कंपैरिजन है, और कौन सा बेस्ट है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जब सबसे पहले इसकी आवश्यकता पड़ी स्मॉलर साइज की, लाइटर वेट का, जिसको सबसे पहले नासा ने खोज किया, जिसका नाम दिया स्विच मोड पावर सप्लाई। यह चॉपर प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है, यह ट्रांसफार्मर लेस होता है, जो कि स्पेस व्हीकल्स, डिजिटल सर्किट और आईसी में यूज किया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको बताते हैं कि स्विच मोड पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई में क्या अंतर होता है, फिर उसके बाद चलते हैं आपके रेक्टिफायर में। हाँ, तो स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में हमने आपको बताया कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक्स की कई खोज हुई, उसमें डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ी, जिसकी साइज कम हो, जिसका वेट कम हो। तो सबसे पहले नासा ने डेवलप किया ऐसे पावर सप्लाई का, जिसका नाम स्विच मोड पावर सप्लाई हुआ। और स्विच मोड पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई में क्या कंपैरिजन है, क्या अंतर है, क्या समानता है, इसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ लीनियर पावर सप्लाई एंड SMPS मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्विच मोड पावर सप्लाई होता है जो चॉपर प्रिंसिपल पर काम करता है। इट मतलब कि ऑन एंड ऑफ रैपिडली। SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई,
स्विच मोड पावर सप्लाई हैज लाइटर वेट एंड स्मॉलर साइज फिजिकल साइज ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। हमने आपको बताया भी कि जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है इसका साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत हल्का होता है, इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है वह अधिक होती है, नियर अबाउट 50 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज होती है। 50 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक उसी के अपोजिट लीनियर पावर सप्लाई में, लीनियर पावर सप्लाई का जो साइज होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, वेट जो होता है अधिक होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ड्यू टू लो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, लीनियर पावर सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है लो होती है, नियर अबाउट 50 हर्ट्ज, नियर अबाउट 50 हर्ट्ज। यहाँ पे लीनियर पावर सप्लाई को हम उसका साइज कम कर सकते हैं। कब? पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर लेस। द साइज इज हाउएवर स्मॉल इफ पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर लेस। लीनियर पावर सप्लाई में उसका साइज स्मॉल हो सकता है। कब? जब पावर सप्लाई क्या हो? ट्रांसफार्मर लेस हो। ट्रांसफार्मर काम होता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करना और सप्लाई आगे देना। सेकेंड है स्विच मोड पावर सप्लाई में एनी वोल्टेज इज अवेलेबल इन ए स्विच मोड पावर सप्लाई, अर्थात किसी भी कोई वोल्टेज क्या होता है यहाँ पर अवेलेबल होता है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, और जो वोल्टेज होता है वह बहुत कम वेरी करता है लोड के साथ। जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम वेरी करता है लोड के साथ। जस्ट इसी के अपोजिट यहाँ पे कोई वोल्टेज कब अवेलेबल होगा? जब ट्रांसफार्मर का यूज किया जाएगा। जब ट्रांसफार्मर का यूज किया जाएगा तो कोई भी वोल्टेज वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। अगर ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया गया है तो हर प्रकार के वोल्टेज वहाँ अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वह सिग्निफिकेंटली वेरीज करता है लोड के साथ, जबकि उसी के अपोजिट यहाँ पे है कि बहुत कम वेरी करता है लोड के साथ। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है उसमें लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज भी अवेलेबल होते हैं। जबकि स्विच मोड पावर सप्लाई का जो फिजिकल साइज होता है बहुत ही छोटा होता है और उसका वेट जो होता है बहुत ही कम होता है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक होती है। जबकि लीनियर पावर सप्लाई में इसी का अपोजिट होता है कि लीनियर पावर सप्लाई में उसका साइज लार्ज होता है, वेट अधिक होता है। इसके साइज को हम कम कर सकते हैं जब उसमें ट्रांसफार्मर लेस कर दें, ट्रांसफार्मर का यूज न करें। और लीनियर पावर सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है वह लो होती है, लो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, नियर अबाउट 50 किलो हर्ट्ज होती है, नियर अबाउट 50 किलो हर्ट्ज होती है। यहाँ पे 50 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगा हर्ट्ज होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ऑफ लीनियर पावर सप्लाई एंड स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बाद हम पावर सप्लाई एक और डिवाइस बताते हैं जिसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यह एक इमरजेंसी पावर सप्लाई होती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। फिर ले चलते हैं कि आपको रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर काम क्या होता है। आप इसको जस्ट नोट कर लीजिए, आप इसको जस्ट नोट कर लीजिए, तब हम आपको इसके बाद बताते हैं। नोट कर, हाँ, इसके पहले आप नोट कर लिए थे कंपैरिजन ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई एंड लीनियर पावर सप्लाई। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं एक ऐसा डिवाइस जो कि इमरजेंसी पावर सप्लाई होता है, यूपीएस। यूपीएस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी है, एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर। यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर होता है, जबकि स्विच मोड पावर सप्लाई भी आपका ऑपरेटर होता है कि मेन आपको पावर सप्लाई जो होता है, जो आपको डीसी प्रोवाइड करता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें कई कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, कई डिवाइस जुड़े होते हैं। यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है एक डिवाइस होता है। एंड अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर।
that provide emergency power to a load when the input source or mains fails। इसका मतलब ये है कि जब आपका इनपुट फेल हो जाता है उस कंडीशन में यह क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, उसमें यूपीएस इसलिए लगाया जाता है जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, अचानक मेंस फेल हो जाए, इनपुट फेल हो जाए, उस कंडीशन में जो फाइल है उसको आप सेव कर सकें और कंप्यूटर को ऑफ कर सकें, इतना पावर वह आपको प्रोवाइड करता है यूपीएस। इसलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी पावर सप्लाई। यह क्या होता है कि एक ऐसा ऑपरेटर होता है, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, यह इमरजेंसी पावर सप्लाई होता है जब इनपुट सोर्स अथवा मेंस फेल हो जाता है, उस कंडीशन में यूपीएस काम करता है, जिसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद पहले हमने आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई बताया और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बताया। स्विच मोड पावर सप्लाई हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो गया, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड बारे में हम आपको एक बार और बता देते हैं कि ऐसा पावर सप्लाई जो कि प्योर कांस्टेंट डीसी सप्लाई देता है वह रेगुलेटर होता है, या सिंपली कह सकते हैं कि ऐसा डीसी सप्लाई जिसमें जो रेगुलेटेड से पास होता है, रेगुलेटर से पास होता है। जैसा कि ब्लॉक डायग्राम हमने आपको बताया था कि ऐसा पावर सप्लाई जो रेगुलेटर से पास हो वह रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, और ऐसा पावर सप्लाई जिसमें फिल्टर और रेक्टिफायर के अलावा रेगुलेटर ना लगा हो वह क्या होता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है। यहाँ पे यूपीएस आप नोट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, फिर चलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोट, हाँ, तो यूपीएस के बारे में आपने नोट कर लिया। अब हम आपको बताते हैं रेक्टिफायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, इसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से नोट करें, कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी तो आप निकाले ही होंगे, नोट ही कर रहे होंगे। और रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके पहले जो हम आपको पावर सप्लाई बता रहे थे, शॉर्ट में बताए थे कि एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है वह रेक्टिफायर होता है, इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब चलते हैं डिटेल्स में कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या यूज होता है, कितना कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर नोट कर लीजिए इसका डेफिनेशन, एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस which convert AC into DC, which is called rectifier. This process are called रेक्टिफिकेशन। हाँ, तो देखिए कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट या डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर कहलाता है। अर्थात ऐसा परिपथ जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, क्या कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन, जिसको दिष्टकरण कहते हैं। अब एसी और डीसी के बारे में, अब यहाँ पे मान लीजिए कि एसी और डीसी जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो बोथ डायरेक्शन
फ्लो करता है और उसकी फ्रिक्वेंसी आफ्टर टाइम चेंज होती रहती है। ये आपका एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट मीन्स वह उसका डायरेक्शन एक होता है, यह आपका डीसी है, अर्थात उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो होता है डायरेक्शन चेंज होता रहता है, फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। आप समझ गए होंगे कि ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट या डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन। रेक्टिफायर जो होता है दो प्रकार का होता है। रेक्टिफायर जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और नंबर 2 होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया था कि डायोड आर यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। डायोड जो होता है रेक्टिफायर की भांति यूज किया जाता है। यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसा कि यह क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वह क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, दोनों एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब यह आप अल्टरनेटिंग करंट है एज ए वेव फॉर्म, तरंग की बात। अब यह हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स यह हाफ कन्वर्ट करेगा और हाफ कन्वर्ट नहीं करेगा, हाफ कन्वर्ट करेगा, हाफ कन्वर्ट नहीं करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब कि यह हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल दोनों कन्वर्ट करेगा। अर्थात वह इसके बाद हम आपको बताते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम और इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। इसको आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद बताते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका डेफिनेशन है एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विच कन्वर्ट AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफायर, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और यह क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल अर्थात DC को प्रोवाइड करता है। रेक्टिफायर जो होता है दो प्रकार से होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो आइए हम आपको बताते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सिंपल सर्किट डायग्राम हम आपको बताते हैं रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का। और क्योंकि यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड हमने आपको बताया था, पीएन जंक्शन डायोड आर यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम आपको बताते हैं यहाँ पे केवल एक ही पीएन जंक्शन का यूज किया जाएगा। और यह किस तरीके से कन्वर्ट करेगा? यह सबसे पहले यहाँ पे हम एक एसी इनपुट देते हैं, एक एसी इनपुट देते हैं, दे दिए। उसके बाद लगा दिए एक ट्रांसफार्मर लगा दिए। ये आपका हो गया डायोड, ये आपका हो गया लोड, ये आपको मिल गया डीसी, ये आपका एसी। ये ट्रांसफार्मर डायोड को एक आपका टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है। ये सर्किट डायग्राम हो गया आपका किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये आपका एसी सप्लाई है, ये आपका डीसी सप्लाई है। डायोड आर यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। ये आपका एसी कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट। इनपुट ये आपका 0 रहा, पाई रहा, 2 पाई, 3 पाई। सबसे पहले यहाँ पे आपका टर्मिनल है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। इसकी वर्किंग किस प्रकार से स्टार्ट होती है? सबसे पहले टर्मिनल अगर ए को हम यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं, आपका पावर ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। जब टर्मिनल ए को हम पॉजिटिव रखते हैं
टर्मिनल ए को अगर हम पॉजिटिव रखेंगे, टर्मिनल बी को निगेटिव करेंगे, इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to पाई, 0 to पाई। इसका मतलब है जब टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा, टर्मिनल बी निगेटिव होगा, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ये आपका जो है पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका पी है, ये आपका एन है, ये आपका पॉजिटिव है, आपका निगेटिव। इसके पहले फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है कि किस बायस में करंट फ्लो होता है, किस बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। प्रैक्टिकली रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में इजीली करंट फ्लो होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब टर्मिनल ए को हम पॉजिटिव रखते हैं, टर्मिनल बी को निगेटिव करते हैं, उस कंडीशन में देखेंगे कि जो डायोड है आपका, यह आपका फॉरवर्ड बायस होगा और टर्मिनल बी पे कोई डायोड नहीं लगा हुआ है, अर्थात इस कंडीशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट करेगा। इसका जो आउटपुट का ग्राफ है यह कंडक्ट किया, दी आउटपुट, यह इनपुट ग्राफ है, आपका आउटपुट ग्राफ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट किया। और लोड के थ्रू क्या होता है, सप्लाई में डीसी सप्लाई मिलता है। सेकेंड केस में हम करते हैं, सेकेंड केस में जब हम टर्मिनल ए को निगेटिव करेंगे, टर्मिनल बी को पॉजिटिव करेंगे, टर्मिनल ए को निगेटिव किए, टर्मिनल बी को पॉजिटिव किए। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यह क्या हो गया, रिवर्स बायस, पॉजिटिव हाफ साइकिल से कंडक्ट किया। अब आते हैं निगेटिव, पाई टू 2 पाई। इस कंडीशन में निगेटिव हाफ साइकिल जब हम इसको निगेटिव करते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं, इस कंडीशन में यह क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो इन रिवर्स बायस, अर्थात रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए इस कंडीशन में करंट आगे फ्लो नहीं होगा। अगेन यह प्रक्रिया क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अर्थात यह पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं करता है। यह इनपुट का ग्राफ हो गया, यह आउटपुट का ग्राफ हो गया, यह आपका सर्किट डायग्राम हो गया, यह आपका ग्राफ हो गया। इसमें क्या है कि जब हम एसी वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग ए बी में देते हैं, टर्मिनल ए को पॉजिटिव रखते हैं, टर्मिनल बी को निगेटिव करते हैं, उस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करता है। और जब टर्मिनल ए को निगेटिव करते हैं, टर्मिनल बी को पॉजिटिव करते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट नहीं करता है, फिर क्योंकि पॉजिटिव में फॉरवर्ड बायस रहेगा और निगेटिव में यह रिवर्स बायस हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट ग्राफ आप देख सकते हैं, या इसकी वर्किंग है, इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए कि इसको हम बताते हैं कि यह कितना परसेंट कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम आपको डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, सिंपली हम आपको बताते हैं कि जो रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है उसका फार्मूला होता है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। तो हम आपको बताते हैं रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितना परसेंट कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इसको आप नोट करिए। हाँ, तो रेक्टिफायर इफिशियंसी का फार्मूला जो होता है, रेक्टिफायर इफिशियंसी, रेक्टिफायर इफिशियंसी ईटा इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, अर्थात P DC अपॉन P AC। इसका फार्मूला होता है P DC अपॉन P AC। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो इसका डेरिवेशन करने के बाद आता है, यह आपको लास्ट मिलता है 40.6 इंटू 100 होता है, 40.6 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL इंटू 100 करिए या परसेंटेज कर दीजिए, ठीक। अब जब RF अपॉन RL का मान कम होगा तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, अधिकतम होगी। किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। जब RF का मान, RF इज द जंक्शन रेजिस्टेंस, RL इज द लोड रेजिस्टेंस। RF जो है जंक्शन का रेजिस्टेंस है, RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। जब RF जो होगा जंक्शन का रेजिस्टेंस 0 होगा, उस कंडीशन में यह हाफ वेव रेक्टिफायर
की इफिशियंसी जो होगी मैक्सिमम होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। हम यह कह सकते हैं कि अगर हम 100% इनपुट देते हैं, 100% अगर हम इनपुट दें किसको, हाफ वेव रेक्टिफायर को, यह कितना कन्वर्ट करता है, केवल 40.6% ही कन्वर्ट करता है किसमें, डीसी में। अगर हम 100% इनपुट देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को, केवल 40.6% ही कन्वर्ट कर पाता है वह डीसी में। इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर का बहुत ही लिमिटेड यूज है, ठीक है, क्योंकि यह बहुत कम इफिशियंसी देता है। इससे बेटर आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर इसका जस्ट डबल आपको इफिशियंसी प्रोवाइड करता है। इसका ड्रॉबैक यह है, इसकी कमी यह है कि केवल हाफ साइकिल चलता ही है। जैसे इसका नाम ही है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो अर्थात यह हाफ केवल कंडक्ट ही करता है और यह निगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं करता है। और इसका जो आउटपुट होता है बहुत ही लो है। आप देख सकते हैं कि 100% हमने इनपुट दिया, कितना मिला, 40.6% ही हमको आउटपुट मिला, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी होती है वो केवल 40.6% होती है, अर्थात हम 100% इनपुट देते हैं तो 40.6% ही आउटपुट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यह है, इसकी कमी भी यही है कि यह केवल हाफ साइकिल कंडक्ट करता है और लो डीसी सप्लाई को प्रोवाइड करता है, अर्थात कम कन्वर्ट कर पाता है अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में। अब इसके बाद हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो सोच रहे हैं हम आपको एक न्यूमेरिकल करा दें, लेकिन चलिए हम आपको फुल वेव रेक्टिफायर बताते हैं, ठीक है। तो इसका आपका एफिशिएंसी का फार्मूला नोट कर लीजिए। ये सभी प्रकार के रेक्टिफायर, केवल हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए नहीं, हर प्रकार के रेक्टिफायर के लिए यही फार्मूला यूज होता है कि रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, यहाँ पे इससे किसी भी डिस्टकारी की दक्षता निकाली जाती है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर आपको कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब आप आइए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम और उसके ग्राफ हम आपको बताते हैं कितना कन्वर्ट करता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा कम सही होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है बेटर होता है देन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसको फार्मूला आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसके बाद हम आपको बताते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो इससे पहले अभी आपने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में 40% ही एफिशिएंसी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि वह हाफ साइकिल कंडक्ट ही करता है। और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वह पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल बोथ आर कंडक्ट, अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में कंडक्ट करता है और यूनिडायरेक्शनल करंट को अर्थात डीसी को वो प्रोवाइड करता है। यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं। आपका होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और नंबर 2 होता है फ्रीज रेक्टिफायर। सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और फ्रीज रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में आपका पावर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जबकि फ्रीज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है। और दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर नंबर 1 आपका है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इसका सर्किट डायग्राम बना लीजिए और इसका ग्राफ भी बना लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एसी इनपुट देते हैं।
या फिर D1 या फिर D2, टर्मिनल A, टर्मिनल B, टर्मिनल B या फिर ट्रांसफार्मर, AC इनपुट, AC इनपुट या मतलब DC आउटपुट। ये आप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आप देखते हैं कि दोनों के थ्रू आपका लोड जुड़ा हुआ है, या यहाँ पे D1 और D2 दो डायोड यूज किए गए हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में मिनिमम दो डायोड का यूज किया जाता है। हमने आपको बताया कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो दो प्रकार से होता है, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। अब पहला है आपका सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का आपका सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ पर दो डायोड का यूज किया गया है, D1 और D2। यहाँ पर मिनिमम दो डायोड यूज किए जाते हैं, उसके बाद और डायोड का यूज किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में मिनिमम 4 डायोड का यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है यह क्या है, AC इनपुट का है, AC इनपुट। ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अब इस केस में हम करते हैं कि जब टर्मिनल A को हम पॉजिटिव करते हैं, टर्मिनल B को निगेटिव करते हैं। जब टर्मिनल A को पॉजिटिव करेंगे, टर्मिनल B को निगेटिव करेंगे, इस कंडीशन में जो डायोड D1 है वह फॉरवर्ड बायस होता है, डायोड D2 रिवर्स बायस होता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि फॉरवर्ड बायस में करंट इजीली फ्लो होता है, जबकि रिवर्स बायस में प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो लोड के थ्रू केवल डायोड D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। अर्थात जो इसका ग्राफ बनता है वह इस तरीके से बनता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट किया 0 to पाई। ये रहा आपका आउटपुट अर्थात DC आउटपुट। जब टर्मिनल A को हमने पॉजिटिव किया, टर्मिनल B को निगेटिव किया, केवल डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिल गया, यह डायोड D1 कंडक्ट किया, डायोड D2 कंडक्ट नहीं किया। अब आते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल अर्थात टर्मिनल A को हम निगेटिव करते हैं, टर्मिनल B को हम पॉजिटिव करते हैं। जब टर्मिनल A को हमने निगेटिव किया और टर्मिनल B को हमने पॉजिटिव किया, इस कंडीशन में हम देखते हैं डायोड D1 जो है वह रिवर्स बायस होता है, डायोड D2 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। डायोड D1 रिवर्स बायस, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस। इस कंडीशन में निगेटिव हाफ साइकिल भी यह कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट करता है। ये प्रक्रिया जब आगे चलती है तो D1 फिर D2, ठीक है, अर्थात यह पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं करता है। अब इसके पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपने इफिशियंसी प्राप्त किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपने इफिशियंसी प्राप्त किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर जो ईटा इक्वल टू आया था, कितना आया था, 40.6% आया था। अर्थात 100% अगर हम इनपुट देते हैं तो 40.6% ही कन्वर्ट होता है, किसमें, DC में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर था, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं करता। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट करता है और निगेटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट करता है। जो कि आप ग्राफ देख रहे हैं, ये आपका इनपुट ग्राफ हो गया, ये आपका आउटपुट ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में जो हम इफिशियंसी प्राप्त करते हैं, ये आपका सर्किट अरेंजमेंट है, ये आपका ग्राफ है, इसका जो हम इफिशियंसी प्राप्त करते हैं तो ईटा इक्वल टू आता है 81.2%, 81.2% आता है इफिशियंसी फुल वेव रेक्टिफायर। इसका हम आपको डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, इसका वर्किंग बता रहे हैं, किस प्रकार से वो यह वर्क करता है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी इफिशियंसी कितनी आती है, इसकी इफिशियंसी आती है 81.2% आती है। अर्थात फुल वेव रेक्टिफायर आर बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वह हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा जो होता है वह बेटर होता है।
क्योंकि 81.2% कन्वर्ट, अगर हम 100% इनपुट देते हैं उसका 81.2% क्या किसमें कन्वर्ट होता है, डीसी में। इसके ड्रॉबैक ये हैं क्योंकि इसका जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है अर्थात यह बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। सेंटर टाइप में जो पावर ट्रांसफार्मर होता है बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वह हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा बेटर होता है। इसमें 81.2% जो होता है उसकी एफिशिएंसी आती है। इसका सर्किट डायग्राम, इसका ग्राफ आप नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको बताते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर किस तरीके से वर्क करता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये इसकी आपकी एफिशिएंसी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो आइए देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इस प्रकार के रेक्टिफायर में नो नीड इन ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टैप पावर ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है और इसमें मिनिमम 4 डायोड का यूज किया जाता है, D1, D2, D3, D4। मिनिमम 4 ट्रांसफार्मर का मतलब 4 डायोड का यूज किया गया है। ये आपका AC इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ई आपका ई आउटपुट, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, मतलब यही क्या है आपका, इसी के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ D1, D2, D3, D4। इसमें 4 ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। इसमें जो रेक्टिफाइड होता है, जो रेक्टिफिकेशन होता है वह डायगोनली होता है। इसमें जो रेक्टिफिकेशन होता है वह डायगोनली होता है। इसका ग्राफ भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये आपका जो ग्राफ दिख रहा है ये आपका AC इनपुट है। यह क्या है, इनपुट ग्राफ है। यह इनपुट ग्राफ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल। नो नीड इन दिस टाइप रेक्टिफायर अर्थात फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टैप पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे सेंटर टैप पावर ट्रांसफार्मर कोई यूज नहीं होता है, मतलब यहाँ पे P और Q 2 टर्मिनल हैं। ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग, ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, आपका सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया। यहाँ पे जब हम AC इनपुट देते हैं, जब यहाँ पे हम AC इनपुट देते हैं और टर्मिनल सेकेंडरी बाइंडिंग का टर्मिनल A पॉजिटिव रखते हैं और टर्मिनल B निगेटिव रखते हैं, तो हम ये देखते हैं जब टर्मिनल A पॉजिटिव रखेंगे और टर्मिनल B मतलब टर्मिनल P पॉजिटिव रखेंगे, टर्मिनल Q निगेटिव रखेंगे। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो डायोड D1 और डायोड D3, डायोड D1 एंड डायोड D3 आर फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे डायोड D1 और डायोड D3 आर फॉरवर्ड बायस। इस कंडीशन में अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट करेगा डायोड D1 और D3। डायोड D1 और D3 आर फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D1 एंड D2 एंड D4 आर रिवर्स बायस, अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डायोड कंडक्ट करेगा D1 और D3 कंडक्ट करेगा। उसके बाद सेकेंड केस में सेकेंडरी बाइंडिंग वी कंसीडर टर्मिनल P इज निगेटिव एंड टर्मिनल Q इज पॉजिटिव। जब सेकेंड केस में P को हम निगेटिव करेंगे, Q को पॉजिटिव करेंगे, इस कंडीशन में हम देखते हैं डायोड D2 और डायोड D4 अर्थात निगेटिव हाफ साइकिल। तो डायोड D2 और डायोड D4 क्या करता है, कंडक्ट करता है, जबकि डायोड D1 और D3 जो होता है वह रिवर्स बायस होता है, D2 और D4 फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में यह कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंड केस में जो कंडक्ट करता है वह D2 और D4 कंडक्ट करता है। इसके पहले भी हमने आपको बताया कि ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, जो रेक्टिफिकेशन होता है, रेक्टिफाइड होता है, वह डायगोनली होता है। अब यही प्रक्रिया कंटिन्यू करेंगे तो आपका D1 और D3, D2 और D4 और अधिकतर जो रेक्टिफायर यूज किया जाता है मोबाइल चार्जर में आपको ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो रेक्टिफिकेशन होता है वह डायगोनली होता है। यहाँ पे डायोड भी कई यूज किए जाते हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो कई लिखा होगा D1, D2, D3, D4।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि अधिकतर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की खासियत ये है इसमें सेंटर टैप पावर ट्रांसफार्मर का कम यूज किया जाता है, मतलब यूज नहीं किया जाता है, और इसमें जो रेक्टिफिकेशन होता है वह डायगोनली होता है। ये आपका इनपुट ग्राफ हो गया, ये आपका आउटपुट ग्राफ हो गया। हम आशा करते हैं कि आप जो हमने आपको पावर सप्लाई के बारे में बताया, उसके बाद रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड स्विच मोड पावर सप्लाई, यूपीएस, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो होता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, और सबका सर्किट डायग्राम और उसका ग्राफ भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। आप वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट भी करें। जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया है उसको हम पूरी तरह से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, आप इसको नोट कर लें।